मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कर लिए थे उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स और उसके साथ आगे 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे और स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो कई सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी समझेंगे। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं अपनी। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो स्यूडो फोर्स, हमेशा पहली बात, स्यूडो फोर्स अप्लाई कब होता है? तो स्यूडो फोर्स इट इज अप्लाइड इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या बताया था? नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब मैंने बताया था कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी कि कोई बॉडी जिसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसी के लिए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो जिसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसी के लिए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहली बात, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं कि द बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन। तो ये तो बात हो ही गई कि एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए लगेगा। दूसरी बात हम ऐसे लिख देते हैं कि स्यूडो फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा स्यूडो फोर्स लगता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं। अब इस पे बेस में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये पहले इस क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ बॉब ऑफ, ये जो है ये बॉब है, ठीक है, ऑफ मास m, इसका मास है m। ओके, इसका मास है m, ये ले लेते हैं, ये एक बॉब है, इसका मास है m। ठीक है, ये मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ये सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग ऑफ द ट्रेन बना रखी है इन्होंने ये, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। ये जो ट्रेन है वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, जो कि इस फिगर में दिखाया है। फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम, हमें ये वाला जो एंगल है ये बताना है। तो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था। तो तुम्हें जब भी ऐसे केसेस आए तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो कैसी कंडीशन है? ये सीलिंग बना दी, इससे इस तरह से ये वर्टिकल हो गया और वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये एक बॉब है जो लटका हुआ है। ठीक है, यही कंडीशन है। तो अब हमने देखा कि भाई नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? mg, वर्टिकली लगा सकते हैं mg। ओके, तो इधर क्या है? थ्रेड है, तो हम थ्रेड है, स्ट्रिंग है, तो टेंशन लगा देंगे, तो टेंशन तभी आएगी जब स्ट्रिंग होगी। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब एक बात सोचो, इस ट्रेन का एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर है, ट्रेन के अंदर ही है, तो इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन है। तो अब ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस पर स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर। हम कितना लगा देंगे? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है? m है, और स्यूडो फोर्स क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है? a। तो हमने m और a करके मेरा ma क्या हो गया? स्यूडो फोर्स हो गया। ठीक है, स्यूडो फोर्स हो गया। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो स्यूडो फोर्स कभी भी एग्जिस्ट रियल फोर्स नहीं है। पहली बात हम क्या समझेंगे इसमें कि इट इज नॉट द रियल फोर्स, इट इज नॉट रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, ये रियल फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट यूज टू, ये हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए, बेटर सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमसे पूछा था कि हमें थीटा बताना है, एंगल थीटा बताना है, तो हम थीटा एंगल बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलो अब देखो, ये जो हमारी कंडीशन थी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये जो टेंशन है, इस टेंशन को मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा। ये जो टेंशन है इसको यहाँ रख दिया। अब तुम देखो, इसको रिजोल्व करते हैं। अब तुम देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस टेंशन का कंपोनेंट कितना आएगा? टी कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आएगा? टी साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए। तो हमें चारों डायरेक्शन में फोर्स पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी कि इस तरह से अब हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स और वर्टिकल वाले फोर्स इनको बैलेंस करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे और वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस होंगे। तो हम क्या करेंगे? टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, पहली कंडीशन, मतलब पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम एम ए इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, ये दूसरी इक्वेशन बना दी। एम ए क्या है यहाँ पर? ये क्या है? स्यूडो फोर्स।
ठीक है, सीडो फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। ठीक, तो अभी तुम क्या करो कि अगर सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, मतलब तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम जी। ठीक है, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी। तो इस तरह से मेरा थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है, ये चीज मुझे मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी आ गया। क्लियर है। अब ये तो हमने सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के किया था। अब तुम कहोगे कि नहीं, हमें ये सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाए बिना नहीं कर सकते थे क्या हम? हाँ, हम उसके साथ भी मतलब बिना सीडो फोर्स के भी कर सकते थे। देखो अभी तक कंडीशन क्या थी, इस तरह से सीलिंग थी ये। ठीक है, ये मैंने सीलिंग बना दी, फिर उसके साथ ही ये इस तरह से स्ट्रिंग से अटैच ये बॉब लटका हुआ था, और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमारी भाई इधर की तरफ ये क्या थी, टेंशन, और नीचे था mg, ये हो गई टेंशन, इधर की तरफ एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे कि अब तुम फिर से इसी बॉब को लो और इसके सारे कंपोनेंट्स मतलब फोर्स इस पे बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ऊपर की तरफ मेरा क्या बन रहा था, टी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था, और इधर क्या बन रहा है, टी साइन थीटा। तो अब हम क्या समझेंगे कि भाई देखो, वर्टिकल वाले टी कॉस थीटा और एम जी पहले तो हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब क्या हो रहा है कि ये टी साइन थीटा वाला फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन, ऐसे हम लिखेंगे। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये फिर से हमें उसी तरह से लिखना हो गया, लेकिन फर्क सिर्फ क्या हो जाता है, अब की बार ये टी साइन थीटा है, दिस इज द ओरिजिन रियल फोर्स। ये जो टी साइन थीटा है ये तो हमारा रियल फोर्स है ना, रियल फोर्स है, किसका है, कंपोनेंट ऑफ टेंशन। क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ टेंशन, कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो इस चीज को ये समझना है कि ये जो हमारा रियल फोर्स होगा, अब तो वही बात हो गई ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स तो सेम होती है। तो ये किसके लिए, जब रियल फोर्सेस होंगे, सीडो फोर्स होगा तब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है टी साइन थीटा, मतलब टी कॉस थीटा और एम जी तो एक दूसरे से बैलेंस हो गए, इसीलिए तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉब का कोई मोशन नहीं है। अब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर टी साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से टी साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है, अब स्टिल हमारा मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन वही आ गई है, इस तरह से भी करेंगे हम तब भी हमारे पास देखो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, फिर टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन हम वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी मेरा तो तुमसे सजेशन ये है कि तुम सिंपल एक चीज लगाओ कि भाई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में एम ए लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ सीडो फोर्स, और जस्ट फिर तो करते चले जाओ, सारे फोर्सेस फिर बैलेंस करने होते हैं, बहुत सिंपल हो जाता है बस इतना काम करने से। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज के कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, क्या है, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। मतलब लिफ्ट में हम मैन का एपरेंट वेट हमारा क्या होगा, ये वाले क्वेश्चंस देखो, इतनी यही जो बात है ना सीडो फोर्स वाली, इसी कॉन्सेप्ट को समझना कि जिस साइड एक्सीलरेशन उसके अपोजिट साइड सीडो फोर्स लगाना है, और तुम्हें सारे अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करके इक्वेशन लिख देनी है, बस इतना काम करना, देखना सारा एनएलएम होता चला जाएगा। तुम अब से शुरू कर लो एंड तक, यही चीज लगनी है हर जगह। चलो अब शुरू करते हैं, एपरेंट वेट ऑफ द मैन इन लिफ्ट। केस वन क्या है कि मैन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, मैन जो है वो लिफ्ट में, मैन जो है वो स्टैंडिंग है, खड़ा है सिर्फ लिफ्ट में, और लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में विद द एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो अब एक बात बताओ, अब मैं इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक mg तो इसका नीचे बना ही सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हाँ हमें यहाँ पे इसका एपरेंट वेट ही तो बताना है कि एपरेंट वेट बताइए, एपरेंट वेट क्या होगा, वेट ऑफ मैन, अपरेंट वेट ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पे कि मैन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट ऑन वेइंग, ये वेइंग मशीन, ये चीज क्या है हमारी वेइंग मशीन, ये हमने क्या रख रखी है वेइंग मशीन,
क्योंकि वेइंग मशीन पर ही तो खड़े होंगे तभी तो हमें वेट पता चलेगा। ठीक है, तो वेइंग मशीन का पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। वेइंग मशीन का कंडीशन ये रहती है कि ये है हमारी वेइंग मशीन, ठीक है। तो तुम अगर इसके ऊपर खड़े हो गए, ये तुम हो और इसके ऊपर खड़े हो गए, तो तुम्हारा लगता है नीचे की तरफ mg। अब जब तुम इसके साथ यहाँ कांटेक्ट में हो तो ये भी तो तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी। नॉर्मल इस सरफेस से ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। अब तुम एक बात बताओ, ये नॉर्मल को mg के साथ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, इस नॉर्मल को mg के साथ बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, तुम कहो कि नहीं नॉर्मल तो ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ज्यादा हुआ तो ये आदमी ऊपर भाग जाएगा। और अगर नॉर्मल छोटा हो गया, नॉर्मल छोटा हो गया mg से, तो आदमी जमीन में घुस जाएगा। मतलब एक भी फोर्स, जिस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा ना, क्योंकि फिर एफ नेट जीरो नहीं होगा। एफ नेट जीरो नहीं होगा, तो एफ नेट जीरो नहीं होगा तो फिर तो एक्सेलरेशन होगा ही कुछ ना कुछ, मतलब एक्सेलरेशन होगा कुछ। समझ रहे हो ना बात को। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं तो क्या हम ऊपर या नीचे किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, नहीं करते। तो क्या होता है, हमारा जो mg होता है, हमारा जो mg होता है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाता है। ये हम जब नॉर्मली खड़े होते हैं तब की कंडीशन है। बट अब यहाँ पर क्या है, ये अभी क्या है नॉर्मल, अभी मैं इसका एक्सेलरेशन हटा देती हूँ, ठीक है। अभी ये आदमी खड़ा हुआ है mg, इसका लग रहा है, फिर उसके बाद मैं अभी इसकी बात करूंगी तो भाई इसके ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। वेइंग मशीन पर खड़ा है, ठीक है। तो जब तक एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, जब तक बॉडी या फिर मैन जो है वो खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है, तब तक उसका वेट जो है नॉर्मली जो mg ही वेट उसका रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके ऊपर। बताओ, मैंने कहा था तुमसे, बस इतनी बात ध्यान रखना और कुछ मत ध्यान रखना। स्यूडो फोर्स जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या लग गया, स्यूडो फोर्स। ये हमने क्या लगा दिया, दिस इज अवर स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। अब जब स्यूडो फोर्स लग गया, अब उसके बाद क्या करना है, अब बस ऊपर वाले फोर्स बराबर कर दो नीचे वाले फोर्सेस के। ऊपर की तरफ कौन से फोर्स है, नॉर्मल, बस और कोई फोर्स ही नहीं है। यही तो फोर्स है जो ऊपर की डायरेक्शन में। नीचे की डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, ये दोनों। तो फिर क्या लिख देंगे, mg प्लस ma, बस बन गया। तो mg क्या था, एक बात बताओ, mg क्या था, mg इज द एक्चुअल वेट। ठीक है, एक्चुअल वेट तो mg ही था ना, एक्चुअल वेट mg है, ठीक है। और ये n इक्वल्स टू mg रहता है कब, जब when man at when lift at rest, लिफ्ट एट रेस्ट, जब लिफ्ट हमारी रेस्ट पर रहती है तो फिर हमारा लिफ्ट एट रेस्ट, तो फिर हमारा मैन का वेट क्या रहता है, mg रहता है। लेकिन जब लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट करने लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगती है, तो क्या होता है कि हमारे पास भाई एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा होता है तो हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स आ जाता है। तो बस यहीं पर यही क्लू वाली पॉइंट है कि भाई हमारा स्यूडो फोर्स आ गया है कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में। तो अब तुम बताओ कि पहले mg था, अब एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एपरेंट वेट जो हो गया वो इंक्रीज कर गया। क्या हो गया, इस चीज को मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एपरेंट वेट ऑफ मैन, एपरेंट वेट, एपरेंट का मतलब क्या होता है, आभास हो रहा है जिस चीज का, जो चीज रियल में नहीं है। एपरेंट वेट ऑफ मैन मतलब रियल में नहीं है, पर वो एहसास हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि तुम देखोगे कि जब भी तुम्हारा क्या होता है कि तुम लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, या फिर कोई झूला होता है ना जो गोल 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 घूमता है, वो जब भी आप उसमें ऊपर की तरफ जाते हो तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ बैठे हो और जहाँ खड़े हो वहां से आपका अटैचमेंट बढ़ गया। क्योंकि जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही बॉडी चिपकी रहेगी। ठीक है, अगर मेरे हाथ पर कोई चीज रखी है, ये चीज रखी है, तो इसका जितना ज्यादा नॉर्मल है उतना ही ज्यादा ये इस पर रखी रहेगी। ठीक है, अब नॉर्मल जैसे ही कम होता रहेगा, नॉर्मल का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इसके कॉन्टेक्ट की वजह से ये बॉडी और इसके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अगर ये नॉर्मल ही जीरो हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट खत्म। ठीक है ना, जो मतलब ये कॉन्टेक्ट खत्म तो मतलब नॉर्मल जीरो, नॉर्मल ज्यादा है तो मतलब ज्यादा कनेक्शन है, ज्यादा कॉन्टेक्ट है। ठीक है ना,
अच्छा, अभी तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेंगे और चीजें। एपरेंट वेट ऑफ द मैन विल इंक्रीज, और कितना इंक्रीज करेगा, यही mg प्लस ma, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या लिखा है कि मैन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, मैन तो लिफ्ट में खड़ा है, और लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैं पहले क्या करूंगी, नीचे की तरफ mg लगाऊंगी, फिर ऊपर नॉर्मल तो मेरा लगना ही था क्योंकि ये खड़ा हुआ है एक सरफेस पे, तो नॉर्मल लगेगा। एक्सेलरेशन नीचे है, तो अब बताओ इसके ऊपर एम ए किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। एम ए किधर लगेगा, इसके पास ऊपर की तरफ एम ए इसके पास लग जाएगा। तो हम इसका पिंक कलर से एम ए लगा देते हैं, उसका भी कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा साफ अलग से दिखाई दे। इसका एम ए किधर है, नीचे, ठीक। चलो, अच्छा तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है भाई। अब तुमने, मैंने क्या कहा था, सीडो फोर्स लगा लिया, अब तुम बस क्या कर दो, ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी। पर तुम्हें तो क्या करना है, अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा एपरेंट वेट क्या आएगा, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, ठीक है ना। ये एम ए इधर जाएगा तो फिर एम जी माइनस एम ए, तो हम क्या लिख देंगे, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई ये हो गया कि अब एपरेंट वेट जो है वो घट गया, ठीक है। क्या हो गया, एपरेंट वेट ऑफ मैन डिक्रीज। तभी तुम देखोगे कि जब भी लिफ्ट में नीचे आ रहे होते हैं, और अगर हम लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रहे हैं, या फिर जो झूले होते हैं उनमें हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम गिरे, अब हमारा अटैचमेंट खत्म हो रहा है झूले पे जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा वेट ऐसा हल्का हल्का फील होता है, वो हल्का हल्का इसीलिए फील होता है ना, मैन डिक्रीजेस, ठीक है। ये इसीलिए हल्का हल्का फील होता है, ठीक है। तो हल्का हल्का फील करना हो तो ऐसे जा सकते हो। अब देखो कि अगर तुम एक चीज इसमें देखो कि अगर यही एक्सेलरेशन इफ a इक्वल्स टू g हो जाए इन केस ऑफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तो फिर ए इक्वल्स टू जी हो जाए, यानी कि लिफ्ट जो है वो उस स्पीड से गिरने लगे, लिफ्ट जो है उस एक्सेलरेशन से गिरने लगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब कहते हैं ना कि लिफ्ट का फ्री फॉल हो गया, ठीक है, तो इसी चीज को क्या कह सकते हैं कि फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, तो फिर क्या होगा, एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था ऐसे केस में, एम जी माइनस एम ए, है ना। तो एन इक्वल्स टू एम जी माइनस फिर एम जी इक्वल्स टू जीरो। तो एपरेंट वेट जीरो हो चुका है, इसका मतलब अब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन उसका जीरो हो चुका है, इसका मतलब अब जो आदमी लिफ्ट पे खड़ा हुआ था उसका कांटेक्ट वहां से हट जाएगा, वो लिफ्ट में अब खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तभी कहते हैं ना कि लिफ्ट अगर एकदम से गिरने लगती है तो फिर हम जाके सीधा लिफ्ट के ऊपर टकरा जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल रिएक्शन ही खत्म हो चुका है। तो डाउनवर्ड, तो अटैचमेंट ऑफ मैन with the surface of lift is removed, ठीक है। मतलब अपनी लैंग्वेज लिख रही हूँ, मेरा जो मन आ रहा है वही वर्ड्स यूज कर ले रही हूँ, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि मैन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट एंड लिफ्ट इज एट रेस्ट। अब की बार क्या है, मैन खड़ा हुआ है और लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू जीरो। सिंपल क्या हो रहा होगा, एम जी है नीचे और ऊपर की तरफ क्या है हमारा नॉर्मल, तो हमारे पास क्या होगा, एन इक्वल्स टू एम जी। तो ऐसे केस में एपरेंट वेट और रियल वेट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हमारा एपरेंट वेट और रियल वेट हमारे क्या है, सेम। एपरेंट वेट इक्वल्स टू क्या है, रियल वेट। क्लियर है इतनी बात, सिंपल था हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन देखो, अब क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं कि अ स्प्रिंग बैलेंस,
स्प्रिंग बैलेंस है, एक स्प्रिंग बैलेंस होता है ना ऐसे करके, ये स्प्रिंग लगी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी टांग देते हैं और यहाँ पर इसका मीटर लगा होता है, फिर वो बैलेंस करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका क्या रहता है, स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर वो लगा हुआ है जो मेजर करके बताएगा, मीटर जो होता है ना, मीटर, उसको गोल गोल बनाते हैं, ये हमारा मीटर लगा हुआ है और ये स्प्रिंग लटकी है और इसमें ये हुक है। ठीक है, तो यहाँ हुक से अगर तुम कुछ भी टांगोगे तो फिर इससे हमें क्या पता चलेगा, तो ये देखो क्या होता है, इधर इधर इसका, इसकी वजह से mg लगेगा, इसका मास m है तो इसकी वजह से mg लगेगा। ठीक, एक मिनट इस साइड बनाती हूँ मैं इसे, थोड़ा सा दिखेगा तुम्हें। ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ये इसमें हमारी मीटर है जो इसको मेजर करके बताएगा, ये स्प्रिंग है और ये हुक। अब इसमें अगर ये बॉडी ऑफ मास m लटकी है, ठीक है, तो अगर ये mg लगेगा इधर नीचे तो क्या होगा, mg जब नेट फोर्स नीचे mg की तरफ लगेगा तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ kx जनरेट होगा। kx जनरेट होगा, क्या है ये, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा। और यही स्प्रिंग फोर्स इधर इस तरह से, यहाँ पर मैंने ऐसे डायरेक्शन शो की है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे kx शो करूंगी, और यही kx क्या होता है कि ये मेजर करता है, इसी को मेजर करता है ये स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली kx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इस mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस में होता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ द एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट की छत से स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ था। अ बॉय हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन। मतलब अब ये समझ लो कि ये जो मैंने अभी स्प्रिंग बनाई है, मतलब फिर से बना देती हूँ, ये एक एलिवेटर है मतलब लिफ्ट, और उसमें यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ और इसमें यहाँ पर एक इस लड़के ने जो अपना बैग टांगा तो उसकी वजह से यहाँ पर 49 न्यूटन का इसने फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस किसे मेजर करता है, के एक्स को। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ने जो मेजर करके दिया है वो क्या दिया है, 49 न्यूटन, और 49 न्यूटन स्प्रिंग बैलेंस के हिसाब से क्या है, के एक्स, और के एक्स किसके बराबर होता है, mg के। तो 49 न्यूटन मेरा क्या है, mg। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि व्हेन द एलिवेटर इज स्टेशनरी। अब एलिवेटर ये कब हो रहा है, जब एलिवेटर स्टेशनरी है। अब क्या होता है, इफ द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यही एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ अगर मूव करने लगे ए एक्सेलरेशन से, तो फिर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो क्या होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। तो अब तुम देखो, तो 49 क्या है मेरा, mg के बराबर, इतनी बात मुझे पता चल गई है। ठीक है, तो अब नया केस क्या होगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नया फिगर बनाते हैं, नया फिगर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो इसका mg क्या है, mg, mg इक्वल्स टू क्या है, 49 न्यूटन। ठीक है, एक्सलेरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ है ना, एक्सलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सलेरेशन नीचे हो रहा है तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस पर सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में इस पर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स एफ एक्स। ठीक है, जो कि के एक्स बोल दो, एफ एस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, एफ एस, ये ऊपर की तरफ लग रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स जितना होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, बैलेंस की रीडिंग वो क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। ठीक है, पहले वाले केस में जब ये रेस्ट पे था तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग थी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, रीडिंग जो कि एफएस के, एफएस यानी कि स्प्रिंग फोर्स, वो के एक्स होता है, वही 49 न्यूटन के बराबर था। ठीक है, वही 49 न्यूटन के बराबर था, क्योंकि तब क्या हो रहा था कि एफएस जो है वो mg के बराबर था, इसीलिए मैंने कहा कि भाई mg भी हमारा 49 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या हो रहा है, अब जो हमारा, अब ये कह दो कि अब नई स्प्रिंग रीडिंग आएगी तो एफ एस डैश लिख दिया। ठीक है, तो एफ एस डैश प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो एफ एस डैश नई वाली रीडिंग प्लस एम, उस अब एम कितना है बात ये आती है, तो हम एम कैसे निकालेंगे, तो एम जी इक्वल्स टू क्या था, 49।
अब जी को क्या मुझे 10 रखना चाहिए? नहीं, ऐसे केस में मुझे 9.8 रखना चाहिए। क्यों? 49, 9.8, 98 ये सब जो है ये वर्ड्स ये 98 से कट जाते हैं, बात ये है। तो 9.8 इक्वल्स टू 49, तो m इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8, इस पॉइंट से ये हो गया 0, ठीक है। तो 49 टू जा है ना, 2 टाइम्स चला जाएगा ये, तो m इज इक्वल टू जाएगा 10/2 यानी कि 5 kg आ गया, मास मेरा 5 kg। तो मैं इधर से एफ एस इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लिया, जी माइनस ए, एम क्या है 5, जी क्या है 9.8 लगा दो, माइनस ए क्या है हमारा दे रहा है 5। अब देखो, अब मैं चाहूँ ना तो जी को मैं 10 रख सकती हूँ, अब मैं 10 रख लेती हूँ, ए मेरा एक्सीलरेशन 5 दे रखा है, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 लगभग न्यूटन। और हो सकता है कि 9.8 रखेंगे तो थोड़ा सा वेरी कर जाए, तो पर इसी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9.8 मैंने इसलिए रखा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, यहाँ 10 इसलिए रख दिया क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो या तो 25 होगा या फिर 24 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कॉन्सेप्ट समझ गए तुम क्या होता है? तो बेसिकली वही बात है कि जब रेस्ट पर होते हैं तो n इक्वल्स टू एम जी हो जाता है, तो जो नॉर्मल होता है वही हमारा एम जी के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद जब क्या होता है कि जब एक्सेलरेशन होने लगता है तो यही ये हमारा नया वाला एपरेंट है, तो अगर मैं इसको एन डैश लिख दूं तो कोई अलग मतलब एन डैश करके समझ सकते हो तुम ये कि एन डैश हमारा क्या हो जाएगा, मतलब नया वाला जो एपरेंट वेट आया, इसको अभी लिख नहीं रही हूँ मैं, पर तुम्हें इस चीज को समझना है कि ये हमारा क्या है, अलग है, अब पहले वाला नहीं है, ये सिर्फ एम जी इक्वल वाला नहीं है, ठीक है ना, ये नया अपरेंट वेट जो निकल के आया है वो है, ठीक है। तो बस सीडो फोर्स लगाओ और उसको अपोजिट करते जाओ। अब क्वेश्चन करके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ब्लॉक। ये जो 5 kg ब्लॉक है ना, ये 5 kg ब्लॉक है, ये लिफ्ट के फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रहा है अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है लिफ्ट। तो अब एक बात सोचो कि ये लिफ्ट के फ्लोर पर यानी कि ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा वही क्या है, वही बेसिकली बेसिक बात क्या होती है हमारी कि हम यहाँ पर हैं खड़े, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ ये, ठीक। तो ये जो अगर ये पर्सन है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली इसका जो नेट एम जी है ना, यही तो लगाएगा, और इसी के बराबर ऊपर नॉर्मल लग जाएगा, यही नॉर्मल केस है, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि 5 kg वाला ब्लॉक इस पर नीचे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो तुम क्या सोचोगे, क्या आ क्या रहा है माइंड में कि 5G, हाँ एम जी के हिसाब से 5G, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि ये टोटल मास देखना पड़ेगा क्योंकि 5G के ऊपर भी 2 kg रखा हुआ है। तो असल में कंडीशन कुछ कैसी है, असल में कंडीशन हमारी कुछ ऐसी है कि जैसे ये टोटल 5 kg का, सॉरी ऐसे बना लेती हूँ, अब तुम्हें ये 5 नहीं देखना है, ये तुम्हें 5 + 2 देखना है यानी कि 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7G, ठीक है। तो 7G तो नीचे लग रहा है, अब एक्सेलरेशन कितने का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ है, तो हमारा क्या लगेगा, हमारा ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की तरफ एम ए और ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये कांटेक्ट वाली बात है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मल इक्वल्स टू 7G प्लस एम ए यानी कि 7G प्लस 7A, ठीक है। अच्छा अगर ये रेस्ट पे होती लिफ्ट तो ये हम क्या कहते हैं कि कितना फोर्स लगा रही है ये लिफ्ट के फ्लोर पे, तो हम कह देते भाई 7G लगा रही है, लेकिन अभी ये रेस्ट पर नहीं है, ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है, सीडो फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये कितना फोर्स लगा रही है, ये 7G प्लस एम ए के बराबर लगा रही है। तो 7G प्लस एम ए यानी कि 7A, तो इक्वल टू हो गया 7 कॉमन ले लिया, G इज 10 और A 5 है, तो 7 इंटू 15, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी और 105 न्यूटन, तो 105 न्यूटन यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ गए इतनी बात को कि अगर ये रेस्ट पर होता, अगर ये रेस्ट पर होता, पहली बात कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे होती तो ये 5 kg वाला ब्लॉक कितना फोर्स लगाता है इसके ऊपर, 7G के बराबर,
ठीक है। अब 7g क्यों? क्योंकि 5 kg के ऊपर 2 kg भी रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ये 2 kg वाला कितना लगा रहा है, किस पे, इसकी सरफेस पर, तब हम सिर्फ 2 kg कंसीडर करते हैं कि 2g नीचे लग रहा है और एक्सलेरेशन ऊपर है तो ma नीचे लग जाए, इस तरह की हम बात कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जब हम 5 kg को कंसीडर कर रहे हैं तो 5 kg से ऊपर भी 2 kg रखा है, उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 50 kg बॉय, एक 50 किलो का लड़का है, वो क्या करता है, स्टैंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म हैविंग स्प्रिंग स्केल इन द लिफ्ट, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है जिसके अंदर स्प्रिंग स्केल है, दैट इज गोइंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। इफ द लिफ्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट, अगर लिफ्ट को रेस्ट पर ले आते हैं बाई कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन इन अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, व्हाट डज द स्केल रीडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्वेश्चन मैं समझाती हूँ तुम्हें दोबारा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एक लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट में एक बॉय था, वो खड़ा हुआ था। अब ये जो लिफ्ट है वो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, इस कांस्टेंट स्पीड से, ये देखो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। तो जब तक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, क्या, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जब तक चल रही है तब तक क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो जब भाई एक्सेलरेशन जीरो चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब क्या है, रिटार्डेशन शुरू हो जाता है। क्या लिखा है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन जब होगा तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई ऊपर की डायरेक्शन में अब ये एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी मूव इधर कर रही है, आई मीन लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ, वेलोसिटी जो है वो उसकी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो उसके नीचे की तरफ है, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेशन शो करना है ना, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में बनाया। तो इसकी वजह से ये मूव करके जो लिफ्ट है वो लगभग हमारी आ जाती है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है ये, यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर लेती है 9 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, मुझे कायदे से इस तरह से दिखाना चाहिए, इसके मिड से ये यहाँ से यहाँ 9 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, बस इतना समझना। तो अब तुम्हें क्लू पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस कवर्ड 9 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें सबसे पहले ये बता, अब बोल रहा है ना कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पर जब ये लिफ्ट कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही थी, तो उस ड्यूरेशन में व्हाट डज द स्केल रीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, मतलब जब इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा था, ये नीचे खिसक रही थी, नीचे जब जा रही थी, देखो नीचे तो पहले भी जा रही थी कांस्टेंट स्पीड से, तब एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन जब ये डी एक्सेलरेशन होने लगा, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर हो गई और फिर ये फाइनली जाके रेस्ट पर आ गई है, तब तब क्या है, तब उस ड्यूरेशन में क्या रही होगी स्केल की रीडिंग, ये पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो पहले तो मुझे ये एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। वो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 3 है, 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, डी एक्सेलरेशन है, तो 2 इंटू ए हमें पता करना है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, 9। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 18a, तो a इज इक्वल्स टू 9/18, तो यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया मेरा एक्सेलरेशन वगैरह, है ना। अब मैं क्या निकालूंगी, मुझे रीडिंग चाहिए, तो भाई हमारी रीडिंग क्या होगी। अब तुम देखो इधर आ जाओ इसी पे। अब अगर ये जो पर्सन है वो इसके अंदर, बॉय जो था यहाँ था, तो इस पर क्या हो रहा होगा, mg नीचे लग रहा है। ठीक है, इसका पूरा फिगर उठा के थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, जगह हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg नीचे है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ma भी नीचे है और नॉर्मल फोर्स ऊपर है, नॉर्मल की ही तो रीडिंग देता है हमारा वेइंग मशीन। तो n इक्वल्स टू mg प्लस ma, बस n इक्वल्स टू m बाहर ले लो, g क्या है 10, a क्या आया है 0.5, तो n इक्वल्स टू m क्या दे रखा है, मैं लड़के का मास 50,
इंटू 10.5, ठीक है। तो लगभग हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा, इसको सॉल्व करूंगी तो मैं आएगा 525, तो यानी कि 525 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या रहा होगा हमारा, लगभग हम इसके अप्रोक्स आंसर क्या लगा सकते हैं, 515। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं, इसने ऐसा नहीं पूछा, इसने ये पूछा है कि उस ड्यूरेशन में क्या रही होगी, उस ड्यूरिंग में, उस पीरियड में क्या रही होगी। तो 515 हमारी इसकी रीडिंग रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आंसर लगा देंगे, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, केस ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट का केस काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ये देखो अभी अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है हमारा, तो ये वही हमारा चंद्रयान है, ठीक है। तो हमारे चंद्रयान का क्या है, मास है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या है, साथ के साथ लिखते जाओ, इसमें ये टर्म्स याद रखना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट क्या है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ रॉकेट, ठीक। अच्छा, जब मास है तो फिर भाई इसका एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल कैपिटल एम जी लगा दो ना, ठीक है। अब ये रॉकेट सिर्फ कैपिटल एम जी के साथ नीचे खड़ी तो है नहीं, अब क्या हो रहा है कि इसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट दिया जाता है ना, मतलब ऊपर की तरफ इसे एक्सेलरेशन दिया जाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाता है, इंजन की वजह, इंजन होता है इसके अंदर, उसकी वजह से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगता है। तो एफ इज द अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स ऑन रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स ऑन रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज, ठीक। अच्छा, उसके बाद इस फोर्स ऊपर लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इसका क्या है, ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। अब बात आ गई, एक्सेलरेशन जहां है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सीडो फोर्स, वेरी गुड। तो सीडो फोर्स हम लगा देंगे इसका अपोजिट डायरेक्शन में, क्या, कैपिटल एम ए, ठीक है। तो कैपिटल एम ए क्या है हमारा, सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स। अब क्या होता है कि जब ये ऊपर भागता है, ऊपर की तरफ रॉकेट भागता है, तो ये चीजें क्या है, ये गैसेस है, ये क्या है, गैसेस, ये गैसेस हैं, गैसेस, या फिर हम कह सकते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। अभी तुमने देखा था जब चंद्रयान ऊपर जा रहा था तो पीछे कितनी सारी गैसेस छोड़ता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो उन गैसेस की वजह से भी इसे, इन गैसेस की वजह से ही तो उसे ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसे अपवर्ड फोर्स मिल रहा है, अप थ्रस्ट ऊपर की डायरेक्शन मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, ये पीछे की डायरेक्शन में ये जो गैसेस छोड़ता जाता है इनकी वजह से। तो ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस के रिलीज होने की वेलोसिटी है v। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, velocity of release of gases, release of gases। तो गैसेस के रिलीज होने की वेलोसिटी है v। अच्छा, बट अब जब ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, कैसे रिलीज हो रही हैं भाई, इसके अंदर का फ्यूल जल रहा होगा। तो फ्यूल जब जलता है तो रॉकेट की खास बात यही होती है कि रॉकेट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर में फ्यूल रखा होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है वो कंटेनर, वो फ्यूल जलता है तो कंटेनर खाली होते जाते हैं, तो कंटेनर ऊपर से फेंकता जाता है ना। तो अब जब कंटेनर खाली होते जाते हैं तो इसके अंदर जो मास है वो कम होता जाएगा, तो किस रेट से कम होता है, तो dm अपॉन dt, इट इज द रेट ऑफ, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्यूल, ठीक है, जिस रेट से फ्यूल जो है खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स याद रखोगे। अच्छा, अब तुम जरा ये देखो, इस पे क्या क्या फोर्सेस लगा लिए मैंने, ऊपर की तरफ F, नीचे की तरफ mg और इधर ma, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू mg प्लस ma। कितनी आसान इक्वेशन। अभी मैंने कहा था कि ये जो F है, ये जो अपथ्रस्ट है, ये किसकी वजह से, आखिर ये बताओ, ये किसकी वजह से, ड्यू टू एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट की वजह से। एग्जॉस्ट में क्या क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी v वेलोसिटी से बहुत तेजी से जा रहा है, और dm अपॉन dt, ठीक है, चेंज इन मास, टाइम के साथ उसका मास भी बदलता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना मास। और फिर मैंने तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम फोर्स को ना ऐसे भी लिख, हम ऐसे लिख लेते हैं कि d mv अपॉन dt, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें से जो चीज वेरिएबल होती है वो अंदर रखी जाती है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है पर डी,
वेलोसिटी कांस्टेंट है पर मास वेरिएबल है, ऐसा रॉकेट के केस में ही होता है। ये मैंने तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रही थी तब बताया था, है ना। तो हम इसी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इसी एफ की जगह पर, इस एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं कि वी डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। ये ध्यान रखना, ये मास ऑफ रॉकेट है, ये मास ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का जो लॉस होने का रेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सादा सिंपल, कितनी आसान थी। अब देखो तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे इससे, आराम से हो जाएंगे बिल्कुल यूं ही चुटकियों में। कैसे, देखो एक 500 kg की रॉकेट, अब ये क्या है बताओ, ये क्या चीज है, लिखते जाओ, कैपिटल एम क्या दिया है 5000 kg, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसको ऊपर की तरफ रखा है वर्टिकल फायरिंग के लिए, एग्जॉस्ट की स्पीड, एग्जॉस्ट की स्पीड, इसका मतलब v दे रखा है क्या 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर उसके बाद टू गिव द इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, इसको इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन यानी कि a की वैल्यू क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट मास की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई नीडेड थ्रस्ट विल बी, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि dm अपॉन dt, अमाउंट ऑफ गैस पर सेकेंड कितना रिलीज होना चाहिए, इजेक्ट होना चाहिए, कितना इजेक्ट होना चाहिए, मतलब बाहर की तरफ निकलना चाहिए ताकि ऊपर इतना थ्रस्ट मिल पाए। तो dm अपॉन dt पूछ रहा है, सीधी बात है। तो इक्वेशन क्या लगाओगे, v dm अपॉन dt इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, ठीक है। बस लगाओ अब, चलो v dm अपॉन dt ये लिख देती हूँ मैं इधर, मास में कॉमन ले लूँ, मास कॉमन ले लिया, फिर g प्लस ए अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सब उठा के रखते हैं इधर। मास क्या है मेरा 5000, मास ऑफ रॉकेट है ना, g क्या है 10, ए क्या दे रखा है 20, फिर अपॉन में वेलोसिटी क्या है 800, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो हम और क्या लिख सकते हैं 50 इंटू ये हो गया 30 अपॉन 8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अब तुम इसे सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो 187.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो हम लिख दें, एक बारी में लिख दूं मैं सारा, 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करो, अगला रॉकेट देखते हैं। एक रॉकेट है विद अ लिफ्ट ऑफ मास इतना, ठीक है। ये क्या दे रखा है, रॉकेट का मास इज ब्लास्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ ब्लास्ट करा जाता है इसे, इनिशियल एक्सेलरेशन इसका 10 है, तो सारी वैल्यूज लिखते जाया करो। मास क्या दे रखा है 3.5 इंटू 10 की पावर 4 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थ्रस्ट निकालना है, एफ फाइंड करना है, कैसे निकालोगे, क्या तुम्हें अब पूरी इक्वेशन की जरूरत है, क्या लिखोगे बताओ, तुम कुछ आ रहा है माइंड में तुम्हें। तो अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन लगाने की जरूरत है, एम जी प्लस एम ए, बस हो गया। वो वी डी एम ऊपर डी टी लगाने की जरूरत ही नहीं है, थ्रस्ट पूछा है, डी एम अपॉन डी टी तो पूछा नहीं, या फिर वेलोसिटी भी नहीं पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अब थ्रस्ट पूछा है, वही लिखो, एम कॉमन ले लो, एम लिख दिया 3.5 इंटू 10 की पावर 4, और ब्रैकेट में g की वैल्यू 10, मतलब मैं s लिख दे रही हूँ, एम जी प्लस ए, ठीक है। 10 प्लस ए क्या दे रखा है 10, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 20, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 7 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, ठीक है, कर लो क्या, रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, तो ये m क्या है मेरा, m क्या है 1000 kg। अब मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, सारी वैल्यूज लिख देती हूँ। द गैसेज आर एग्जॉस्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, गैसेज ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही डाली जाती हैं, विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी दिस रॉकेट व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये चीज क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ये पूछ रहा है कि dm अपॉन dt बताओ,
ठीक है, dm अपॉन dt बताओ, सो एज टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट इन अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। चलो ये क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें हम dm अपॉन dt बताना है, मतलब मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल बताना है, सो दैट कि जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब तुम्हें ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, जस्ट लिफ्ट करना है। क्या कह रहा है, जस्ट लिफ्ट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0। जैसे कि ये मेरी रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, तो इसका नीचे mg तो लग रहा है, ठीक है, इसका जो नीचे mg है, और फिर इसका ये नीचे ये जो फ्यूल वगैरह है निकल रहा था, इसकी वजह से ऊपर फोर्स लग रहा था, ठीक है, ऊपर फोर्स लग रहा था, तो ये जो फोर्स है वही mg के बराबर हो रहा है। और ये फोर्स कौन सा, वही वेलोसिटी dm अपॉन dt, ये बराबर हो रहा है किसके, mg के। यहाँ पर ये जो एम ए लिखते थे, यानी कि वो ऊपर जब एक्सेलरेशन होता था हम तब लिखते थे, अभी एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जस्ट लिफ्ट करना है रॉकेट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो मुझे डीएम अपॉन dt निकालना है, तो मैं डीएम अपॉन dt क्या लिखूंगी, mg अपॉन v वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये mg क्या है, m 1000 इंटू 10 अपॉन वेलोसिटी क्या है 100, तो ये हो गया, कितना बचा, 100 ही बचा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि हमने यहाँ पर क्या किया। ओके, अब अगला बढ़े, ये वाला दिवाली का एक रॉकेट था, छोटा सा बेबी रॉकेट, इजेक्टिंग 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड। ये चीज क्या है, ये क्या है, डीएम अपॉन dt, ठीक है, कभी समझ ना आए तो यूनिट से देख लिया करो, ग्राम, 50 ग्राम अपॉन सेकेंड, तो मास अपॉन सेकेंड, ठीक है, तो क्या है ये 50, वो भी क्या है ग्राम्स में, तो मुझे इसको करना किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 इंटू 10⁻³ तब ये होगा किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से इसकी जो गैसेस निकल रही हैं वो किस वेलोसिटी से निकल रही हैं, 400 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द रॉकेट बताना है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेटिंग फोर्स यानी कि अपवर्ड अप थ्रस्ट जो ऊपर लगता था वो बताना है, तो वो तो ऐसे निकालते हैं वी डी एम अपॉन डी टी से, यही तो था ना, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऊपर की तरफ, इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये जो मैं लिख रही हूँ ना इस पेज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अप थ्रस्ट या फिर इसी को कहते हैं फोर्स ऑन रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यही क्या है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, ऑन ऑन रॉकेट, ठीक है, कुछ भी कह लो, यही यही चीज जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इसको समझ गए तो फिर तो आगे कर ही जाओगे। अब वेलोसिटी तुम्हें क्या दे रखी है 400, और डीएम अपॉन dt सिर्फ 50 नहीं रख देना है, ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 20 हो गया, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, और ये दोनों जीरो और ये सब इससे कैंसिल हो गया, तो 20 आएगा, सिर्फ 20 न्यूटन, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे रॉकेट के मैंने क्वेश्चन करा दिए, तुम लोग भी ट्राई करके देखना आ